दी ब्राइट फ्यूचर टीचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें समतल दर्पण और उससे बनने वाले प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, इनके बीच अंतर, ये सब पढ़ चुके हैं। परावर्तन के नियम भी पढ़ चुके हैं। उसके आगे का बात आज हम पढ़ेंगे। इसमें हम लोग को आज पढ़ना है गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण हम लोग बता चुके हैं पहले भी कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होगा, एक उत्तल और अवतल। सबसे पहले जानेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है। तो गोलीय दर्पण कोई गोला से बनता है। मान लीजिए ये कोई गोला है। अब इस गोला में से हम कुछ टुकड़ा को काट लेते हैं। ठीक है, गोला में से कुछ टुकड़ा को काट लिए। मान लेते हैं हम यहाँ से ये दो टुकड़ा में मिला। ठीक, एक टुकड़ा ये हुआ और एक टुकड़ा ये हुआ। अब इसमें से ये दोनों टुकड़े के कोई एक सतह को रंग देते हैं। जैसे कि हम इसको रंग दिए। अब देखिए, इसको इस साइड से रंग दिए, इस टुकड़े के बाहर वाले साइड को रंग दिए और इसके अंदर वाले साइड को रंग दिए। ठीक है, ये दो टुकड़ा हमें मिल गया, ये हो गया। एक बाहर वाले साइड को रंग दिए, ये उभरा हुआ भाग को, एक में अंदर वाले साइड को रंग दिए। तो इस तरह से दोनों का परावर्तन सतह दिख रहा है गोल है। इसका भी परावर्तन सतह गोल है और इसका भी परावर्तन सतह गोल है। लेकिन दोनों में थोड़ा सा का अंतर है। ये गोल है तो ये बाहर की ओर उभरा हुआ है, दिखाई दे रहा है। ये क्या है, बाहर की ओर उभरा हुआ है और ये अंदर की ओर धंसा हुआ है। लेकिन दोनों बना किससे है, गोला से ही बना है। आप देख सकते हैं ये किस गोला से बना है। हम गोला पहले बनाए हुए थे लेकिन मिटा दिए हैं। इसी गोला से बना है, तो इसका केंद्र यहाँ हुआ। तो ये गोला से काटा गया है। यानी हम कह सकते हैं ना, ये कह सकते हैं कि जिस दर्पण का परावर्तन सतह क्या होता है, किसी खोखले गोले का भाग होता है। ये देख रहे हैं, ये दोनों जो दर्पण बना था, इस दर्पण को हम लोग कहते हैं उत्तल। ठीक है, उत्तल कहते हैं और इसको कहते हैं अवतल। कहते हैं उत्तल, इसको कहते हैं अवतल। ताकि कहाँ से बना था, एक गोला से बना था। तो ये दोनों दर्पण जो है गोला से बना हुआ है, गोला के टुकड़ा से। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। जो कि ये दोनों अलग अलग तरह के, ये भी गोलीय दर्पण, ये भी गोलीय दर्पण। तो ये गोलीय दर्पण का एक प्रकार है, इसको कहते हैं उत्तल दर्पण और इसको कहते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, देखिए आप लोग गोलीय दर्पण का परिभाषा अगर लिखना चाहेंगे तो कैसे देख सकते हैं। क्या लिखे हैं कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। यहाँ आप पहले से बता चुके हैं, ये खोखला गोला है, अंदर मतलब नहीं है मटेरियल, सिर्फ ये क्या है, ये मान लीजिए शीशा का कोई गोला बना है जिसमें अंदर कुछ नहीं है। उसको टुकड़ा हम काट लिए और उस टुकड़े को देख रहे हैं बाहर से रंग दिए, अंदर वाला भाग को छोड़ देता अवतल बन गया, अंदर से रंग दिए बाहर वाला भाग को छोड़ देता उत्तल बन गया। यानी गोलीय दर्पण कई प्रकार के हो गया, दो प्रकार के। एक उत्तल दर्पण देख रहे हैं जिसको हम लोग कन्वेक्स मिरर भी कहते हैं, अवतल दर्पण देख रहे हैं जिसको कॉनकेव मिरर भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग ये देख लिए, गोलीय दर्पण का परिचय प्राप्त किए। अब है कि गोलीय दर्पण का परिचय प्राप्त किया, तो गोलीय दर्पण के बारे में अध्ययन करने के लिए हमें कुछ बात की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है, और वक्रता त्रिज्या हो गया, द्वारक हो गया। ताकि ये सब क्या होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ कि जो दर्पण बना है, ये दर्पण बना है फिगर में आप दिखाई दे रहा है आपको, ये कोई गोले का भाग है। तो गोला का कोई केंद्र होता है। आप देख सकते हैं यहाँ क्या है, ये गोला का केंद्र है। ठीक है, तो ये गोलीय दर्पण जिस गोला से बना है उसके केंद्र को हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे वक्रता केंद्र। ठीक है, इसको कहेंगे वक्रता केंद्र। आप यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो जाएगा आपकी वक्रता त्रिज्या। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक इस दर्पण के लिए हो जाएगी वक्रता त्रिज्या। ठीक है, ऐसे आप देखिए, जिसे देखिए इस फिगर को आप अलग अलग भी बना के देख सकते हैं। देखिए अलग अलग बनाते हैं। यहाँ क्या होती है कि देखिए, जैसे ये हम एक गोला लिए, ठीक है, ये गोला लिए। इस गोला को हम लोग क्या किए, गोला के बस एक टुकड़ा लेते हैं। ठीक है, गोला का एक टुकड़ा लिए, ये टुकड़ा हो गया। इस टुकड़े के बाहर वाले पृष्ठ को रंग दिए, ये कौन दर्पण बन गया, ये आपका तैयार हो गया अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण तैयार हो गया। इसमें आप देख सकते हैं ये गोला का हमारा केंद्र हो गया। तो इसको कहेंगे हम लोग वक्रता केंद्र। ठीक है, सूचित करते हैं सी से। ये तो हो गया त्रिज्या, इसको कहते हैं हम लोग आर। ये दर्पण का केंद्र होगा, दर्पण के ठीक बीच में। जैसे आप
दर्पण तो जानते हैं ऐसे, ये गोला मान लीजिए कढ़ाई है, तो कढ़ाई अगर वो दर्पण की भांति अगर है तो उसमें ठीक बीच वाला, जैसे तेल डालते हैं नीचे जाएगा, तो उस तरह से ठीक बीच वाला भाग जो होगा, शीर्ष होगा, उसी को हम लोग कहते हैं ध्रुव। तो ये हो गया पी। ये 3 बात आपको महत्वपूर्ण रहेगा इसमें। आगे भी जानना है इसे फोकस मुखक्स, लेकिन यहाँ हमें ये जानना है कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहेंगे और उसकी त्रिज्या को वक्र त्रिज्या कहेंगे। और दर्पण के जो मूल बिंदु होगा, मतलब मुख्य मध्य बिंदु जो होगा, ठीक बीच का बिंदु, उसको हम लोग कहेंगे क्या, ध्रुव। ठीक है, पोल। अब देखिए ये अभी फिर एक हम एक गोला लिए, इसके टुकड़े को क्या किए, इसके टुकड़े को अंदर वाले भाग के रंग दिए। ठीक है, इसमें अंदर वाले भाग को रंग दिए। तो अब बताइए ये कौन दर्पण बन गया, ये हो गया उत्तल दर्पण। ठीक है, ये बना था अवतल दर्पण और ये बना है उत्तल दर्पण। इसका केंद्र यहाँ, ठीक है, ये हो गया वक्रता केंद्र, इसका ध्रुव यहाँ हो गया बीच में, और ये हो गया वक्रता त्रिज्या R। ठीक है, आपसे अगर कोई पूछे कि ध्रुव क्या होता है, तो ध्रुव यानी पोल क्या कहेंगे, ध्रुव यानी ये कहेंगे कि दर्पण के जो मध्य बिंदु होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। आप ये लिख सकते हैं कि दर्पण के मध्य बिंदु, दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे, ध्रुव कहते हैं। ठीक है, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं और इसे सूचित करते हैं P से, इसे P से सूचित करते हैं, पोल। ठीक है, इसे P से सूचित करते हैं। ठीक है, ये आप जान गए। अब देखिए आपसे पूछा जाए कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है। आपसे अगर कोई पूछे पहले तो वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र क्या आ जाएगा, इसे कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब ये जो वक्रता का जो सेंटर है, सो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या कहेंगे, तो ये कहेंगे कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को, जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसे सूचित किससे करते हैं, इसे सूचित करते हैं C से, इसे सूचित C से करते हैं। ठीक है, C से करते हैं, C से सूचित करते हैं, लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका वक्रता केंद्र। ठीक है, अब आ गया वक्रता केंद्र जो है, तो यहाँ अब आ गया कि अब वक्रता केंद्र हम लोग जान गए। अब आती है वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, देखिए ध्रुव जान गए, लिख दिए हैं, सब तो समझा ही दिए हैं। अब अगर आएगा वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या आप कह सकते हैं, इसको अंग्रेजी में कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, यानी बस वही, सिर्फ वही लिखना है जिस गोले का भाग होता है। यहाँ भी वही लिखेंगे कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या, उसकी त्रिज्या क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, दर्पण की क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। सूचित किसे करेंगे, R से। ठीक है, और सूचित किसे करेंगे, R से। ठीक है, ये आप जान गए। जैसे ये मुख्य बात था, 3 को क्या हो गया, P पोल और वक्रता केंद्र C, और हो गया उसके बाद वक्रता त्रिज्या R। अब एक बात और है, द्वारक आखिर क्या कहेंगे। आप देखेंगे जैसे कोई भी दर्पण जो होता है, दर्पण जो होता है, तो दर्पण की कुछ लंबाई होती है। ठीक, मान लीजिए ये आपका दर्पण को फ्रंट से आप देख सकते हैं, ऐसे यही ना दिखाई देगा, गोल रहेगा तो ऐसे, तो ये ऐसे हम लोग ये इसको वक्रता को दिखा रहे हैं। इस दर्पण अगर है, मान लीजिए आपके पास ये उत्तल दर्पण ऐसे मिला, तो इसकी कुछ लंबाई होगी ना, ये सामने जो फ्रंट होगा इसका कुछ लंबाई होगा, ऐसे यहाँ से यहाँ तक। ऐसी ही अगर दर्पण है तो ये लंबाई जो होगा, तो ये पूरी दर्पण की लंबाई जो होती है, ये क्या कहलाएगा, दर्पण का द्वारक कहलाएगा। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हैं, क्या कहेंगे कि दर्पण के परावर्तक सतह की लंबाई को हम लोग क्या कहेंगे, द्वारक
कहेंगे। तो यहाँ देखिए, मान लीजिए आप दर्पण का ए बनाते हैं, पी बनाते हैं, बी बनाते हैं, तो ए पी बी क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक देखिए ये जो दूरी होगा ये दर्पण का द्वारक कहलाएगा। इसमें आपका दूरी क्या कहलाएगा, ये वाला द्वारक कहलाएगा। अब क्या कहेंगे, ये कहेंगे ना कि गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह की अधिकतम लंबाई, यही ना होगा कि लंबाई को हम लोग क्या कहेंगे, अधिकतम लंबाई कहिए, सीधे लंबाई कहिए, लंबाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है, दर्पण का द्वारक कहते हैं। यहाँ क्या होगा द्वारक, यहाँ देख सकते हैं ना, यहाँ चित्र में क्या है, यहाँ ए बी क्या है, दर्पण का द्वारक है। ए बी दर्पण का द्वारक है, देख सकते हैं। ए पी भी दर्पण, तो ए पी भी है, इसकी लंबाई ए बी द्वारा निर्देशित हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है, ए बी दर्पण का द्वारक है, ये आप जान गए। अब देखिए, द्वारक जान गए, अब इसमें है कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, पहले आपको जानना पड़ेगा फोकस। ठीक है, अब फोकस जानना है और मुख्य अक्ष भी जानना है। एक बात और इसमें आप देख लेंगे, ये जो होती है मुख्य अक्ष क्या होती है। ठीक है, इसमें आप देख लेंगे पहले कि मुख्य अक्ष क्या होती है। तो देखिए, मुख्य अक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो मुख्य अक्ष पहले जान लेते हैं। देखिए, ये जो हम लोग द्वारक जाने, इसी में आगे तक, अगर इस लाइन को हम स्वतंत्र रूप से आगे तक ऐसे ले जाते हैं, ठीक है, इस लाइन को आगे तक ऐसे ले जाते हैं, तो ये लाइन जो है, इसी लाइन को हम लोग कहेंगे मुख्य अक्ष। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, मुख्य अक्ष, यानी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसको कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ये कहेंगे कि दर्पण के ध्रुव, ठीक है, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा, केंद्र से जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये जाएगा मुख्य अक्ष कहेंगे इसको। अब हमें इसमें जानना है फोकस। ठीक है, फोकस बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए, अब इसका बताते हैं आप लोग को फोकस क्या होता है। देखिए, फोकस समझना है कि जब कोई भी दर्पण है तो उसमें बहुत सारी किरण अगर आती है, समांतर किरण, क्या जानेंगे अभी हम लोग जानेंगे फोकस के बारे में। ठीक है, फोकस देखिए, जैसे ये दर्पण हो गया, आप पहले अवतल दर्पण ही लेते हैं। ठीक है, ये हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का आप इसमें अभी तक सीख चुके हैं, क्या क्या सीखे हैं। ये पी हो गया, और जिस गोले का भाग हम मान लेते हैं, ये गोला ऐसे आएगा, तो इसका केंद्र सी हो जाएगा। ठीक, इसमें ये लंबाई आर है, उसकी आवश्यकता हमें नहीं है। इस पर क्या होता है कि जैसे यहाँ से आप एक किरण खींचते हैं, ये क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर है, मुख्य अक्ष समांतर किरण खींच दिए। अब ये किरण कहाँ से गुजरेगी, ठीक है, एक किरण कहाँ से गुजरेगी, तो इसके लिए हम लोग परावर्तन के नियम पढ़े हैं। परावर्तन के नियम क्या पढ़े, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। देखिए, यहाँ आपतन कोण जो है, ये तो हो गया आपतन बिंदु, ये हो गया आपतित किरण। अब परावर्तित किरण किधर से जाएगा, तो इसके लिए हम लोग क्या सीखे हैं, समतल दर्पण में ही ना सीखे हैं कि अभिलंब, ये जो अभिलंब होगा, तो इसके साथ जो कोण बना के ऐसे आएगा, इतना कोण बना के आएगा, इतना ही कोण बना के जाएगा। मान लीजिए ये कोण बना के आया, ठीक है, ये कोण है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री बना के भी जाएगा इधर से, लेकिन इधर से जाएगा ऐसे करके। तो सेम यहाँ भी वही होगा। तो बताया था आपको कि अगर दर्पण गोलीय हो, दर्पण अगर गोलीय है ऐसे, तो इसमें जो परावर्तन की क्रिया होगा तो कैसे होगा, जैसे कि देखिए यहाँ कोई किरण आ रही है, ठीक है, तो यहाँ किरण आ रही है, तो देखिए ऐसे तो सीधा लग रहा है, लेकिन सीधा नहीं, यहाँ इस बिंदु पर हम एक स्पर्श रेखा की कल्पना करते हैं। जैसे समझ लेंगे कि यहाँ ये जो बिंदु है समतल दर्पण का ही बिंदु है, तो इसके लिए यहाँ स्पर्श रेखा की कल्पना करेंगे। तो अब देखिए, यहाँ यह स्पर्श रेखा हो गया, तो यहाँ पर अभिलंब ये हो जाएगा, ठीक है, ये अभिलंब ये हो जाएगा, तो ये हो गया आपका आपतन कोण। तो फिर इतना ही कोण बना के जाएगा, यानी परावर्तन कोण ऐसे बनेगा, इस तरह से परावर्तित होगा। तो उसी तरह से यहाँ भी करना है, यहाँ भी आप अगर ये स्पर्श की कल्पना करेंगे ऐसे, तो इस तरह से अभिलंब आ जानते हैं। ये फिर अभिलंब क्या होगा इसमें, ये आप देखिए स्पर्श रेखा, ये भी आप जानते हैं कि वृत्त में स्पर्श रेखा पर जो लंब होती है वो केंद्र से होकर के ही जाती है। केंद्र से कहीं भी स्पर्श रेखा खींचेंगे आप, इसमें केंद्र से मिलाएंगे स्पर्श बिंदु को,
तो वो उस पर लंब ही होगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि वृत्त में जो स्पर्श रेखा होती है उसका स्पर्श बिंदु से जो हम लंब खींचते हैं वो त्रिज्या से होकर ही जाएगी। तो इस पर हमें यहाँ लंब खींचना है। मान लीजिए स्पर्श रेखा खींचेंगे तो लंब खींचेंगे तो केंद्र से जाएगी, यानी ये वाला आपका अभिलंब होगी। गोलीय दर्पण में ध्यान रखना है, हमेशा कहीं भी कोई बिंदु पर अभिलंब खींचना हो तो वक्रता केंद्र से हम मिला देंगे तो वही अभिलंब हो जाएगी। ये हो गया आपतन कोण, ठीक है। अब है कि परावर्तन क्लियर हो गया, अभिलंब जो है अभिलंब की दूसरी ओर से परावर्तित होगा। तो इस तरह से यहाँ अब परावर्तन कोण बनाते हुए ऐसे आएगा, ठीक है। इस बिंदु को मुख अक्ष को काट दिया है, मुख अक्ष को काट के यहाँ गया। अब इसी पर एक और किरण की हम कल्पना करते हैं, ऐसे देखिए यही मुख अक्ष के समांतर ही है। ये किधर से जाएगा, इसके लिए भी अभिलंब खींच लेते हैं ऐसे, तो ये हो गया आपतन कोण। तो क्लियर है कि ऐसे जाएगा तो ये भी यहीं से जाती है, ठीक है। तो देखेंगे जितना भी मुख अक्ष के समांतर किरण जो होगा सब इस बिंदु पर आके जमा होगा, ठीक है। सब इस बिंदु पर आके जमा हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे जितना भी खींचेंगे आप समांतर किरण सब के सब इसी जगह आके जमा होगा। हम दो ही खींच रहे हैं ताकि स्पष्ट रूप से दिखे। ये हो गया अवतल में। यही चीज अगर उत्तल में आप देखते हैं, देखिए अगर आप उत्तल में बनाते हैं तो उसमें क्या होगा, यह देखेंगे गौर करेंगे, ये उत्तल है, इसमें भी इसी तरह की घटनाएं होती है। ये हो गया आपका मुख अक्ष, यहाँ हो जाएगा सी, इसमें भी मुख अक्ष यहाँ पी हो गया, इसमें मुख अक्ष समांतर किरण आप ले चलिए ऐसे, ठीक है। एक और ले चलते हैं ऐसे, तो देखिए ये कहाँ से गुजरेगा, तो इसके लिए अभिलंब यहाँ से हम खींचेंगे ऐसे, इसमें तक वक्ता के अंदर की ओर है तो अभिलंब हम पहले ऐसे पूरा करते हैं, देखेंगे इससे पता चलेगा कि किरण जाएगा किधर से। ये हो गया अभिलंब, तो ये स्पष्ट है, ये आपतन कोण हो गया। तो परावर्तन कोण ऊपर की ओर होगा ऐसे, इस तरह से ये इतना ही कोण बना के जाएगा। तो हमें प्रतीत क्या होगा, ये वाला तो गया यहीं से रिटर्न हो गया, देखिए यहाँ आया इस जगह से रिटर्न हो गया, लेकिन हमें रिटर्न जो होगा तो उधर से हम देखेंगे तो हमको लगेगा कि ये इस बिंदु से आ रही है। एक ही नहीं, एक और किरण यहाँ से देखते हैं, इस पर भी अभिलंब अगर पूरा करेंगे हम, इस पर भी अभिलंब पूरा करेंगे ऐसे, तो ये हो जाएगा आपका आपतन कोण। तो परावर्तन कोण इस तरह से आएगा, तो ये किरण भी कहाँ से, यहाँ से आते हुए दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है देख रहे हैं कि जो भी किरण आएगी वो यहीं से टकरा के रिटर्न हुई, टकरा के रिटर्न हुई यहीं से, लेकिन हमें क्या प्रतीत हुआ, हमें प्रतीत देखिए यहीं से रिटर्न हो गया, लेकिन ये किरण जो है हमें प्रतीत हुआ कि इस बिंदु से जा रही है। देखिए इसमें आप देख रहे हैं कि जो समांतर किरण आ रही है वह परावर्तित होकर इस बिंदु पर जमा हो रही है, और इसमें जो समांतर किरण जा रही है वो दर्पण से टकरा के बैक हो रही है, पीछे की ओर रिटर्न हो रही है। लेकिन ये हमें प्रतीत हो रहा है कि आगे रिटर्न जब हो रही है फैलते जाएगी, आगे से फैल जाएगी, लेकिन हमें क्या दिखेगा कि यहाँ से सब किरण, सब के सब जितना भी किरण रिटर्न हो रही है वो सब के सब यहाँ से आ रही है। तो ये हो गया फोकस आपका गोलीय दर्पण में। देखिए अवतल में यहाँ फोकस, उत्तल में यहाँ फोकस। आप देख सकते हैं समतल अवतल में क्या हुआ, अवतल में आप सामने किरण देख रहे हैं कट रही है वास्तव में, और यहाँ वास्तव में कट नहीं रही, कटती हुई मालूम पड़ रही है। देखिए इसका फोकस दर्पण के आगे हो गया, वास्तविक फोकस हो जाएगा, और इसका काल्पनिक फोकस, तो ये सिर्फ हमें प्रतीत होता है, वास्तव में वहाँ कट नहीं रहा है, ठीक है। तो आप फोकस की परिभाषा इस तरह से लिख सकते हैं, आपको लिख देते हैं। अब देखेंगे फोकस की परिभाषा यहाँ लिख दिया गया है। क्या कर रहा है कि मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, देख रहे हैं मुख अक्ष के समांतर किरण चल रही है, प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, किससे, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर अभिसारित होती है, मतलब अभिसारित का मतलब मिलती है, मानी सब के सब एक जगह केंद्रित होती है, जमा होती है। आप यहाँ चाहे तो ये भी लिख सकते हैं कि जिस बिंदु पर मिलती है, यहाँ हम लिखे अभिसारित होती है, देख रहे हैं सब के सब यहाँ जमा हो रहा है, अपसारित होती है, या मुख अक्ष के जिस बिंदु से अपसारित होती हुई प्रतीत होती है, तो यही मुख अक्ष है। तो मुख अक्ष के इस बिंदु से इसमें अपसारित होती हुई प्रतीत हो रही है, अपसारित यहाँ तक हो नहीं रही है, यहीं से घूम जा रही है ना, लेकिन हमें ये प्रतीत होगा इधर से देखने पर कि ये सब के सब किरण जो यहाँ इधर आ रही है वो यहाँ से आ रही है, तो वही लिखे हैं कि अपसारित होती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु मुख फोकस कहलाता है, ठीक है। सूचित किसे करते हैं, इसे एफ से सूचित करते हैं। परिभाषा आप अपने ढंग से भी लिख सकते हैं कि मुख परावर्तन के बाद मुख अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई मालूम पड़ती है, या लिखेंगे क्या लिखेंगे, जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई मालूम पड़ती है, उसे क्या कहेंगे, दर्पण का मुख फोकस कहेंगे। देखिए आप फिगर भी, इसमें हम अभिलंब खींचे हैं, आप चाहे तो अभिलंब को हटा भी सकते हैं,
फिगर कुछ अच्छा दिखेगा। अभी हम यहाँ समझने के लिए खींचे थे, जैसे ये अवतल दर्पण में आपको अगर फोकस दिखाना हो तो आप ऐसे दिखा सकते हैं, मुख अक्ष, सिर्फ मुख अक्ष खींचेंगे और देखिए जैसे ये हो गया P और ये हो गया आपका C। तो ये किरण लेके चले, ठीक है, एक किरण और लेके चले, 2-3 किरण हम खींच देते हैं, एक किरण हो गया, फिर एक और किरण हो गया, सब के सब देखिए सब के सब जमा होगा इसी बिंदु पर आएगा, यहाँ आ गया, ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, फिर ये वाला यहाँ आ जाएगा, फिर ये वाला यहाँ, सब के सब क्या हो जाएगा, एक ही जगह जमा होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फोकस। यही चीज अगर उत्तल में बनाना चाहेंगे तो उत्तल में भी ऐसे ही बना सकते हैं। इसमें अभिलंब हम पहली बार खींचे थे ताकि आपको पता चल जाए कि आखिर कहाँ से वहाँ से क्यों घूम रही है। देखिए यहाँ से ऐसे, यहाँ से 2-3 किरण देते हैं, 4 किरण ऐसे, ये 3-4 किरण हो गया। अब देखिए यहाँ पर C है, सब के सब देखिए ये वाला किरण जो होगा ना यहाँ से ऐसे प्रतीत होगा हमें आते हुए, ठीक है। डॉट बनाते हैं, देखिए जो दर्पण के पीछे बनाएंगे ना जो भी वो सब डॉट बनाएंगे, क्योंकि वो वास्तव में ऐसे तो आता नहीं है, वहाँ से सिर्फ हमें प्रतीत हो रहा है, हमें ठगा जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये डॉट बनाएंगे, वहाँ से आ नहीं रहा है, पीछे से जो भी है वो वहाँ आ नहीं रहा है, लेकिन हमें आते हुए प्रतीत हो रहा है। ये हो गया। अब इसी में जानना है हमें फोकस दूरी क्या होता है। तो देखिए यहाँ से ये फोकस हो गया, फोकस से P तक की दूरी फोकस दूरी हो गया। क्या कहेंगे, फोकस दूरी क्या है, ठीक है। तो फोकस दूरी क्या कहेंगे, तो यही ना कहेंगे कि दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी, फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। इसकी दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और किससे करते हैं, इसे स्मॉल एफ से सूचित करते हैं, ठीक है। ये हो गया। आप देखिए, आप ये इसमें आप ध्यान रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, अवतल दर्पण में फोकस दूरी, अवतल दर्पण में फोकस आगे है, अवतल में फोकस कहाँ है, आगे है, दर्पण के आगे है, और उत्तल में दर्पण के पीछे है, ठीक है। अवतल में दर्पण के आगे है, इसका वास्तव में कट रहा है, आइए वास्तव में कट नहीं रहा है, ये दर्पण के पीछे है, वहां से हमें आते हुए प्रतीत हो रहा है। फोकस दूरी की चर्चा आएगी तो आप देख रहे हैं ध्रुव से दर्पण के आगे फोकस जो है वहां तक की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कह रहे हैं। इसमें यहाँ से यहाँ तक, यानी क्या कहेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को हम लोग फोकस कहेंगे, इसमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी को फोकस कहेंगे। अब अगर दूरी नापना हो, देखिए जानते हैं, अब ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, निर्देशांक की परिपाटी में सीखेंगे कि इधर आगे है तो ये वाला दूरी माइनस में है, इधर पीछे है तो प्लस में। क्यों, क्योंकि संख्या रेखा पर हम लोग जानते हैं कि बाएं साइड वाला होता है माइनस में, दाएं साइड वाला प्लस में, तो आगे सीखना है। ये आगे आपका हो गया फोकस दूरी। अब हम लोग आगे सीखेंगे, ये गोलीय दर्पण के बारे में अच्छा से जान गए, अब गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनेगा उसके बारे में हम लोग सीखेंगे, ठीक है।